भारतीय सेना में महिलाओं का जो इतिहास रहा है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं रहा है, बहुत नया इतिहास है। हालाँकि पिछले कुछ समय में सेना द्वारा और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि वर्तमान समय में पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय सेना में, भारतीय वायुसेना में, जल सेना में, नौसेना में हमें महिलाओं की संख्या में, महिला अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसी तरह का एक प्रयास हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है, जहां पर गृह मंत्रालय की एक हालिया अधिसूचना के माध्यम से भारत पाकिस्तान की सेना पर महिलाओं की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। ये जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा कदम हो जाता है और आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम गृह मंत्रालय के जो हालिया नोटिफिकेशन आया है उसका जो सबसे रीसेंट डिसीजन है इस पूरे विषय को लेकर, उस डिसीजन पर बात करेंगे। इसके बाद टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है, प्रादेशिक सेना क्या होती है, उसको भी समझेंगे। इसके अलावा सेना में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का इतिहास क्या रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है और महिलाओं की जो वर्तमान स्थिति है सेना में वो क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को भी जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो मेंस का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज और महिलाओं जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे विषय के बैकग्राउंड को जानते हैं, यानी कि गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि अब से भारत में LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो प्रादेशिक सेना है, जो टेरिटोरियल आर्मी है, प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। इस पूरी अधिसूचना के माध्यम से, इस पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से। इस पूरे नोटिफिकेशन में हालांकि ये भी कहा गया है कि जो महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी वो नियुक्ति केवल LOC में इंजीनियर्स रेजिमेंट में की जाएगी और किसी दूसरी रेजिमेंट में महिलाओं की नियुक्ति अभी नहीं की जा रही है। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जो टीए का सामूहिक मुख्यालय है, समूह मुख्यालय है, जो ग्रुप हेड ऑफिस है टेरिटोरियल आर्मी का या फिर उसका जो महानिदेशालय है, वहां पर भी स्टाफ ऑफिसर के तौर पर भी महिलाओं की नियुक्ति अब की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर ये जो दोनों डिसीजंस हैं, ये दोनों डिसीजन गृह मंत्रालय के अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाते हैं। सवाल उठता है कि इन पूरे डिसीजंस का उद्देश्य क्या है। इनके उद्देश्यों को जानने की बात करें तो जाहिर तौर पर अगर आप इन डिसीजंस को देखेंगे तो इनको देखने से ही पता चलता है कि दोनों डिसीजन अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रगतिशील नजर आते हैं। और इन दोनों डिसीजंस का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि इन डिसीजंस के माध्यम से महिला अधिकारियों की नियुक्ति के दायरे का विस्तार किया जा सके, क्योंकि वर्तमान समय में सेना में महिला अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो बहुत कम रेजिमेंट्स में की जाती है, बहुत कम सेक्टर्स में की जाती है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय का ये जो डिसीजन है इसके माध्यम से महिलाओं के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकेंगी। इसके अलावा सेना में जो पेशेवर महिलाएं हैं, जिनकी कुछ आकांक्षाएं मौजूद हैं, जो बड़ी पोस्ट पर जाना चाहती हैं, तो जाहिर तौर पर इस पूरे डिसीजन के माध्यम से उन्हें भी सहायता मिल सकती है। इसके अलावा इसके माध्यम से ये पूरा डिसीजन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो दोनों पोस्ट थी, इन दोनों पोस्ट पर अभी तक केवल पुरुष अधिकारियों की नियुक्ति ही की जाती थी, लेकिन अब महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो इसके माध्यम से जाहिर तौर पर हम सेना को जनरल न्यूट्रल बना सकेंगे। तो ये इस पूरे डिसीजन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक नाम आया था, वो नाम था टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना। तो टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है उसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी को हम स्वयं सेवकों यानी कि वॉलेंटियर से बनी एक सहायक सैन्य संगठन के तौर पर देख सकते हैं। यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा संगठन नहीं होता है, बल्कि इस संगठन का प्राथमिक कार्य सेना की सहायता करना होता है। और ये जो पूरा संगठन है, ये पूरा संगठन मुख्य तौर पर नागरिक सैनिक अवधारणा पर आधारित है। यानी कि इस अवधारणा में ये माना जाता है कि भारत के नागरिकों को या फिर किसी भी देश के नागरिकों को समय आने पर, जरूरत पड़ने पर सैनिक के तौर पर बदला जा सकता है, उसका उपयोग एक सैनिक के तौर पर किया जा सकता है। इस पूरी संगठन के तहत मुख्य तौर पर जो सैनिक होते हैं उनको वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है सेना द्वारा। हालांकि सेना में उन्हें स्थायी तौर पर परमानेंट तरीके से शामिल नहीं किया जाता,
जब भी सेना को उनकी जरूरत पड़ती है, सेना उन्हें बुला लेती है। तो अब सवाल उठता है कि उनकी जरूरत कहाँ पड़ती है, उनका काम क्या होता है। उनके काम की बात करें तो ये जो प्रादेशिक आर्मी है, जो टेरिटोरियल आर्मी है, इसका प्राथमिक कार्य यही है कि जो हमारी मुख्य सेना है, उस मुख्य सेना को उसकी स्टैटिक जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सके, उसकी स्थायी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सके। अब स्थायी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है, कोई नेचुरल कैलामिटी देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जब हमें सेना को बुलाने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर सेना अपनी ओर से प्रादेशिक आर्मी को भेजती है, टेरिटोरियल आर्मी को भेजती है। इसके अलावा यदि किसी स्थान पर आवश्यक सेवाओं के रखरखाव की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर टेरिटोरियल आर्मी को भेजा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर ऐसी जगहों पर टेरिटोरियल आर्मी का उपयोग किया जाता है सेना के बजाय, जहां पर हमें समुदाय के जीवन पर प्रभाव देखने को मिल रहा हो या फिर देश की सुरक्षा पर कोई खतरा पैदा हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हमें सेना की जरूरत पड़ती है और सेना को उसकी इस तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया जाता है। तो ये तो टेरिटोरियल आर्मी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि पूरा विषय महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं को शामिल करने का जो इतिहास है वो 2019 से शुरू होता है, यानी कि साल 2019 में पहली बार टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं को शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात ये रही थी कि महिलाओं को सभी रेजिमेंट्स में शामिल नहीं किया गया था। महिलाओं को केवल पारिस्थितिक कार्यबल इकाई, तेल क्षेत्र इकाई और रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट में ही शामिल किया गया था। और अभी भी महिलाएं केवल इन्हीं 3 रेजिमेंट्स में काम करती हैं टेरिटोरियल आर्मी के तहत। तो ये तो टेरिटोरियल आर्मी की बात हुई, उसमें महिलाओं की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय सेना में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, उसका क्या इतिहास रहा है, उस इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले भी बात की थी कि भारतीय सेना में महिलाओं को शामिल करने का जो इतिहास रहा है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं रहा है, बल्कि इसकी जो शुरुआत होती है वो मुख्य तौर पर साल 1992 से होती है। यानी कि साल 1992 से पहले भारतीय सेना में किसी भी पद पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाती थी। साल 1992 में पहली बार भारतीय सेना में, भारतीय थल सेना में, वायुसेना में और नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर पहली बार महिलाओं की नियुक्ति की गई थी। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि ये जो नियुक्ति थी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर की गई थी। इसका क्या मतलब था? तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि महिलाएं बहुत लंबे समय तक सेना में अपनी सेवाएं नहीं दे सकती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आपकी जो सेवाएं होती हैं वो 10 से 14 साल के बीच में इस पूरे अवधि के बाद समाप्त कर दी जाती हैं। यानी कि महिलाएं बहुत लंबे समय तक सेना से जुड़ी हुई नहीं रह सकती हैं। इसके बाद बारी आती है साल 2015 की, और साल 2015 में हमें एक बड़ा डिसीजन देखने को मिलता है। और इस बड़े डिसीजन के माध्यम से जो भारतीय वायुसेना है उसमें महिलाओं को लड़ाकू श्रेणी में शामिल किया जाता है, कॉम्बैट कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो ये 2015 हुआ। इसके बाद बारी आती है साल 2020 की। आपको याद होगा कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार को इस पूरे विषय को लेकर एक बड़ा डिसीजन दिया गया था, एक बड़ा आदेश दिया गया था। इस पूरे आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया था कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जिस तरह से भारतीय सेना में पुरुष अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन से स्थायी कमीशन दिया जाता है, परमानेंट कमीशन दिया जाता है, उसी तरीके से महिला अधिकारियों को गैर लड़ाकू इकाइयों में, यानी कि नॉन कॉम्बैट यूनिट्स में महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन दिया जाए, परमानेंट कमीशन दिया जाए। क्योंकि इससे पहले केवल पुरुष अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जाता था और महिला अधिकारियों को 10 से 14 वर्ष की सेवाओं के बाद उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता था और वो एक सिविलियन बन जाती थी। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा विवाद था और ये विवाद आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये एक बड़ी बात कही। और सुप्रीम कोर्ट के इसी डिसीजन के माध्यम से प्रभाव ये हुआ कि अब सेना में महिलाएं भी कमांड पोस्ट तक पहुंच सकती थी, क्योंकि पहले जो महिलाएं थीं वो इस पोस्ट पर पहुंचने से पहले ही रिटायर हो जाती थी, उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती थी। तो इस तरह से वो कमांड पोस्ट तक पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया था कि जो महिलाएं हैं वो कमांड पोस्ट तक पहुंच सकें, उन्हें स्थायी कमीशन दिया जा सके, परमानेंट कमीशन दिया जा सके। ये अपने आप में सेना में महिलाओं को शामिल करने के लिहाज से एक बड़ा डिसीजन था। इसके बाद आता है साल 2021, जब नौसेना द्वारा 4 महिला अधिकारियों की तकरीबन 25 साल बाद युद्धपोत पर नियुक्ति की जाती है। तो ये भारत में महिलाओं को सेना में शामिल करने का नौसेना में
और वायुसेना में शामिल करने का इतिहास हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है, वर्तमान समय में सेना में महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भले ही भारतीय सेना में महिलाओं का इतिहास बहुत पुराना नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर पर पिछले 6 वर्षों में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है सेना में, उसमें 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। और धीरे-धीरे सरकार के प्रयासों की वजह से, इसके अलावा आर्मी के प्रयासों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से सेना में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, उसमें हमें ज़रूर तौर पर, ज़ाहिर तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में संख्या की बात करें तो तीनों सेनाओं में वर्तमान समय में जो महिलाओं की संख्या है वो तकरीबन 9,384 के आसपास है। 9,384 महिला अधिकारी वर्तमान समय में सेना में काम कर रही हैं, जिसमें से तकरीबन 7,000 जो महिलाएं हैं वो थल सेना से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा 1,636 महिलाएं वायुसेना से जुड़ी हुई हैं और 784 महिलाएं नौसेना से जुड़ी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर भी अभी समस्या मौजूद है। समस्या ये है कि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि भारतीय सेना को अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो भारतीय सेना में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 3.8% के आसपास है। और यदि आप इस आंकड़े की तुलना दूसरे देशों से करेंगे तो भारत बहुत पीछे नजर आता है, क्योंकि अमेरिका की सेना में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो तकरीबन 16% के आसपास है और ब्रिटेन की सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी तकरीबन 11% के आसपास है, जबकि भारत में ये मात्र 3% या 4% के आसपास है। तो जाहिर तौर पर इसके माध्यम से भारत के लिए एक बड़ी चुनौती आ सकती है। भारत सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए, भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भारतीय सेना में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जेंडर न्यूट्रल किस तरह से बनाया जाए, उस प्रोसेस को लैंगिक तटस्थ किस तरह से बनाया जाए। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप इस 250 शब्दों में सवाल का जवाब लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय सेना में महिलाओं के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं और सशस्त्र बलों में उनके प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि सबसे पहले महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर किस वर्ष भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं, जिन खबरों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।